हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग इकोनॉमी के कई सारे टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज आप लोगों के लिए मैं विविध टॉपिक से क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक रिविज़न हो जाए। इसलिए आज आपके 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कर सके कई टॉपिक का। आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एससीओ का सदस्य नहीं है। आपको बताना है कौन है जो एससीओ का सदस्य नहीं है। पहला कह रहा है चीन, दूसरा कह रहा है भारत, तीसरा कह रहा है रूस और चौथा कह रहा है उज्बेकिस्तान और पांचवा कह रहा है कि कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो ना हो। चलिए दीजिएगा जवाब। एससीओ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। एससीओ का मतलब आप जानते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसमें कौन सा है जो शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि जो आपका संघाई सहयोग संगठन है, इसमें चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका भारत और साथ ही पाकिस्तान भी शामिल है। इसलिए आपका ये सभी हैं जो आपके संघाई सहयोग संगठन में शामिल हैं। याद रखिएगा कौन कौन शामिल है। आपका तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि इसमें चीन, रूस भी शामिल है, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान भी हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है। अपस्फीति आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, मुद्रास्फीति, अवस्फीति, अपस्फीति सब कुछ पढ़ाया है। तो दीजिएगा जवाब, इनमें से कौन सा कथन है जो अपस्फीति का वर्णन कर रहा है। कह रहा है यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है। दूसरा कह रहा है यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है। तीसरा कह रहा है यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। और चौथा कह रहा है यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई गिरावट है। बताएंगे बच्चा लोग, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, मुद्रास्फीति, अवस्फीति, संस्फीति और आपका अपस्फीति सब कुछ पता है आपको। तो अपस्फीति बतानी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुद्रा स्फीति के बाद आपका संस्फीति आता है और मुद्रा अस्फीति के बाद अपस्फीति आता है। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। सतत गिरावट जो मतलब वस्तुएं और सेवाएं जो सस्ती होती चली जाती हैं, यही आपका क्या कहलाता है, अपस्फीति कहलाता है। अपस्फीति कहलाता है, बहुत ज़्यादा वस्तु और सेवाएं जो हैं वो सस्ती होती चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। जो सूक्ष्म सिंचाई होती है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सिंचाई के बहुत सारे तरीके होते हैं। सूक्ष्म सिंचाई मतलब कि ड्रिप सिंचाई, टपका विधि करके सिंचाई करना। इसके क्या फ़ायदे हैं। पहला कह रहा है मृदा में उर्वरक और पोषक हानि कम की जा सकती है। दूसरा कह रहा है यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तीसरा कह रहा है इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है। एकदम कॉमन सेंस का है कि अगर आप सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं, ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं, टपका विधि से सिंचाई कर रहे हैं, तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो आप सभी को पहले तो एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कीजिए। कह रहा है यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन तो नहीं है, दूसरा हट गया। अब देखिए दूसरा इसमें भी है, आपका दूसरा इसमें भी है। अब या तो केवल पहला होगा या पहला तीसरा होगा। तीसरा कह रहा है इससे भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। बिल्कुल, इससे पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो भौम जल स्तर जो है वो नीचे नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है ये बिल्कुल सही हो गया है। अगला देखिए, जब रिजर्व बैंक एसएलआर में वृद्धि करता है तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को पढ़ाया है, जब रिजर्व बैंक एसएलआर बढ़ाएगा, सीआरआर बढ़ाएगा या रेपो रेट बढ़ाएगा या रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, अगर घटाएगा तो क्या होगा। निश्चित ही ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। पहला कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। दूसरा कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत कम मुद्रा होगी। तीसरा कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों के पास तब उधार ज़्यादा देंगे। और चौथा कह रहा है रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए ज़्यादा मुद्रा होगी। आपको बताना है अगर रिजर्व बैंक जो है वो एसएलआर को बढ़ा देता है तो क्या इफेक्ट आने वाला है। तो आप सभी को पता है कि एसएलआर जो होता है ये बैंकों को अपने पास रखने होते हैं। वो नगद और जो है सोने दोनों रूपों में होते हैं। ज़्यादातर
प्रतिभूतियों के रूप में बैंक इसको रखना पसंद करते हैं। तो ये अगर ज़्यादा रखना पड़ेगा तो बैंकों के पास पैसे कम हो जाएंगे, और अगर कम हो जाएंगे तो क्या करेगा, कम बांटेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत कम मुद्रा होगा। अगर बैंक दर बढ़ाते हैं, रेपो रेट बढ़ाते हैं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाते हैं, तो आपका इन सब से SLR बढ़ाते हैं और CRR बढ़ाते हैं, इन सब से क्या होगा, बैंकों के पास पैसे कम हो जाएंगे। इस सब बैंकों के पास पैसे को कम कर देंगे। याद रखिएगा, सारी चीज़ें पढ़ाई हूँ आप लोगों को। अगला कह रहा है क्षेत्रीय समूह को इंगित कीजिए जिसमें भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में संबंध नहीं है। इनमें से कौन सा है जो आपका पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, और बेसिक है, G4 है, ब्रिक्स है और संघाई सहयोग संगठन है। पांचवा ऑप्शन ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा है जिसका सदस्य भारत नहीं है, ये आपको बताना है। क्या आपका बेसिक का सदस्य नहीं है, क्या G4 का सदस्य नहीं है, क्या ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, क्या संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, क्या इनमें से ऐसा कोई नहीं जिसका सदस्य ना हो, यानी कि सभी का सदस्य है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है। और याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 5 सही है। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसका सदस्य ना हो। बेसिक का भी है, G4 का भी है, और इसके अलावा आपके ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन का भी है। आपका ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ये भी आपका पढ़ा हुआ है, ये तो मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुकी हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैविक प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। दूसरा कह रहा भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। तीसरा कह रहा पौधों की किस्में भारत में पेटेंट कराने के योग्य नहीं है। अब आपके सामने ऑप्शन है, पहला कह रहा है कि पहला तीसरा सही है, दूसरे में कह रहा है कि दूसरा तीसरा सही है, तीसरे में कह रहा है केवल तीसरा सही है, और चौथे में कह रहा है कि 1 2 3 तीनों सही है। आपको बताना है कि कौन सा है जो आपका सत्य है। तो देखिए, भारत में कह रहा है कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा था बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए सरकार ने बहुत सारे अधिनियम बनाए हैं, और ये इसके लिए अपील बोर्ड भी बनाया है। 2003 में बौद्धिक संपदा के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपील बोर्ड भी बना है। तो अगर दूसरा नहीं है तो देखिए, आपका दूसरा भी नहीं हो सकता, आपका चौथा भी नहीं हो सकता। अब या तो केवल तीसरा होगा या तो पहला और तीसरा होगा। तो पहला तो 100% सही है। देखिए, पहला तो 100% सही है, इसका मतलब क्या आपका उत्तर आ जाएगा कि आपका पहला और तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही नहीं है, तो आपका पहला और तीसरा सही हो गया है। भारत में कोई भी चीज़ के बनाने के तरीके का और बनाई हुई चीज़, मतलब जो ढूंढी हुई तकनीक है, इन सभी को पेटेंट दिया जाता है। 20 सालों के लिए पेटेंट दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगला कह रहा है सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निबल मांग और सावधिक देयता पदबंध कभी कभी समाचारों में आते रहते हैं, उनका प्रयोग किस संबंध में किया जाता है। सीमांत अस्थायी सुविधा मैंने आप लोगों को बताया है, ये दर, निबल मांग और सावधिक देयता पदबंध जो समाचारों में कभी कभी आता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। आज मैंने बहुत चुन चुन के प्रश्नों को उठाया है और मिसलेनियस प्रश्न लिए हैं। पहला कह रहा बैंक कार्ड से, दूसरा कह रहा संचार नेटवर्किंग से, तीसरा कह रहा युद्ध कौशल से, और चौथा कह रहा कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग से। बहुत आसान है, आप सभी का पढ़ा हुआ है, कोई दम नहीं इस प्रश्न में। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता है ये बैंकिंग से जुड़ा है। सीमांत अस्थायी सुविधा बताई हूँ, मांग, निबल मांग ये भी बताई हूँ, सावधिक देयता ये भी बताई हूँ, ये सब क्या है, बैंकिंग से है। संचार, युद्ध कौशल, कृषि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपका पढ़ा हुआ है। रिवीजन ना करिए तो आपकी गलती। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। ईरान, सऊदी अरब, ओमान और है कुवैत। आपको बताना है खाड़ी परिषद का सदस्य कौन नहीं है, और ये भी एकदम कॉमन सेंस का है, बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका जो खाड़ी परिषद है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी सऊदी अरब के रियाद में, और इसमें आपका बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ये सब है। और एक खाड़ी का मतलब है कि जो आपका पर्सिया खाड़ी है उसकी बात हो रही है, तो आपका ईरान जो है इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ईरान इसका सदस्य नहीं है। बाकी जितने खाड़ी से सटे हुए हैं वो सारे हैं।
अगला कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्न में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। समावेशी विकास आप लोगों को मैंने बताया है, समावेशी का मतलब है जिसमें सबका विकास जुड़ा हो, अमीर गरीब सबको साथ लेने की बात हो, वो समावेशी विकास है। कह रहा है कि गरीबी में कमी लाना, इससे समावेशी विकास होगा क्या। दूसरा कह रहा है रोजगार अवसरों का विस्तार करना। तीसरा कह रहा है पूंजी बाजार का सशक्तिकरण। चौथा कह रहा है लिंग असमानता में कमी लाना। समावेशी विकास में क्या आ जाएगा, तो आप सभी को पता है कि आपके कौन सा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। पूंजी बाजार को सशक्त करने से सबका विकास हो जाएगा, ये तो नहीं चल रहा पता। गरीबी कम करेंगे तो निश्चित ही बहुत सारे लोग गरीबी से बाहर आ जाएंगे। रोजगार के अवसर आएंगे तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। लिंग असमानता घटेगी तो महिला पुरुष को समान रूप से अधिकार मिलेंगे। तो ये सब समावेशी हैं, लेकिन तीसरा समावेशी नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन भारत, बांग्लादेश, लाओस और वियतनाम आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। चलो फटाफट दीजिएगा उत्तर। बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है आपका। जो मेकांग स्वर्ण भूमि परियोजना है, इसमें 6 राष्ट्र हैं। भारत है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये सारे शामिल हैं। इसमें बांग्लादेश नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बांग्लादेश नहीं है। भारत, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सीमित देयता साझेदारी फार्म की विशेषता नहीं है। बहुत ही आसान है। कह रहा है कि सीमित देयता यानी कि सीमित जवाबदेही हो और आपके फर्म विशेषता की साझेदारी का हिस्सा नहीं है। कह रहा है साझेदार कम से कम 20 लोग होने चाहिए। दूसरा कह रहा है साझेदार और प्रबंधन अलग अलग होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कह रहा है जो है आंतरिक प्रशासन साझेदारी के बीच आपसी सहमति से भी निश्चित किया जा सकता है। चौथा कह रहा है यह शाश्वत उत्तराधिकार से परिपूर्ण निगमित किया निकाय है। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता कौन सी नहीं है, तो याद रखेंगे आपका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सत्य नहीं है। बाकी आपके सही है। इसमें कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए। साझेदार को और मतलब जो प्रबंधन अलग अलग होने की आवश्यकता नहीं है और साझेदार के बीच आपसी सहमति से भी निश्चित किया जा सकता है। चौथा सही नहीं है। मेकांग गंगा योजना में 6 देश की पहल है। इनमें से कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है। आप सभी को पता चल चुका है कि मेकांग 6 देशों का एक तरह से संगठन है, काम किया जा रहा है। IS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से कौन है जो इसका हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार और थाईलैंड। और आप सभी को मैंने अभी अभी बताया उन 6 देशों के नाम, तो आप बहुत आसानी से अब उत्तर बता सकते हैं। कूट आपके सामने है। पहले में केवल एक, दूसरे में है दूसरा, तीसरा और चौथा, और आपका तीसरे में है पहला और तीसरा, और चौथे में है कि 2 और 5। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। देखिए आपके सामने ऑप्शन 5 ऑप्शन है, और जिसमें से आप सभी को पता है एक तो बांग्लादेश नहीं है और आपका चीन भी नहीं है। पहला और तीसरे का ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। 1 और 3, 1 और 3 यानी कि बांग्लादेश और चीन इसके सदस्य नहीं हैं, बाकी सदस्य देश हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है। बहुत आसान प्रश्न है। चलो कौन सी घटना अगर कौन सा काम आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा मुद्रा के मार्केट में आने की संभावना है। अगर मुद्रा बहुत ज़्यादा मार्केट में आएगी तो मुद्रास्फीति आएगी। कौन सी चीज़ें कर सकती हैं। लोक ऋण की चुकौती। दूसरा बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता में ऋणदान। तीसरा कह रहा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान। और चौथा कह रहा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। सब आपको पढ़ाई हूँ, प्रैक्टिस भी करवाई हूँ आपको मुद्रा एवं बैंकिंग में, फिर से रिवीजन करा रही हूँ इनका। तो आपका चौथा सही है। अगर बजट घाटे को कम करने के लिए नई मुद्रा बनाएंगे तो निश्चित ही वो एक्स्ट्रा होंगी और वो मार्केट में आएंगी तो क्या करेंगी, मुद्रास्फीति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देंगी। अगला देखिए, आज मैंने बहुत सारे नए नए प्रश्न लिए हैं आपके लिए, लेकिन सब आयु का आया हुआ रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। उसमें अद्भुत विविधता है। वे सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं। उनमें 20 जाति समूह समाविष्ट हैं। उनमें अत्यधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं तथा सद्योजात अर्थव्यवस्था भी हैं। वे पृथ्वी तल के आधे भाग पर फैले हैं तथा उनमें विश्व की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। कौन है ये। साप्टा है, एपेक है, या EC है, या आपका CIS है।
4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको इसका उत्तर देना है। आपके हिसाब से कौन है जो शामिल हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, आपका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, आप लोगों को लिखवाई हूँ मैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 21 सदस्य देश हैं इसमें, एशिया प्रशांत क्षेत्र को मिला के 21 सदस्य देश हैं। एपेक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1989 में हुई है। ये सब क्लास में मैंने पढ़ाया है। कौन से संगठन की स्थापना कब हुई, किसका कहाँ मुख्यालय है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग है जो पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है? इनमें से कौन सा उद्योग है जो पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग करेगा? पहला कह रहा आपका बहुत आसान, एकदम कॉमन सेंस का है, अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग। दूसरा कह रहा है कागज एवं लुगदी। तीसरा कह रहा है वस्त्र उद्योग और चौथा कह रहा है ताप शक्ति। तो आप सभी को पता है, आपकी ताप शक्ति यानी कि विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग होता है। दूसरा इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी जो होता है, इंजीनियरिंग में भी दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तीसरे नंबर का आपके कागज़ की लुगदी में होता है और चौथा आपके वस्त्र में होता है। सबसे ज़्यादा ताप, उसके बाद अभियांत्रिकी, फिर कागज़ की लुगदी और फिर आपका वस्त्र। याद रखिएगा, ये चारों का क्रम, कभी क्रम पूछ ले तो क्रम भी बता सकते हैं आप लोग। अगला देखिए, निम्न में से कौन नाफ्ता में शामिल नहीं है? कौन है जो नाफ्ता में शामिल नहीं है? फटाफट उत्तर दीजिए, आपके लिए नया भी होगा लेकिन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा कनाडा, तीसरा मैक्सिको, चौथा है यूएसए। कौन है जो नाफ्ता में शामिल नहीं है? नाफ्ता मतलब नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें कौन है जो शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, ये त्रिपक्षीय व्यापारिक गुट है। इसमें कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका है। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, क्योंकि ये 3 लोगों के बीच बना हुआ है, जिसका नाम है आपका नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 8, ये भी देखिए पढ़ाई हूँ और रिपीटेड प्रश्न है, आपको प्रैक्टिस भी कराया है, देखते हैं याद है या नहीं। 8 मूल उद्योग, जो मूलभूत उद्योग हैं, इनमें जो 8 मूलभूत उद्योगों का सूचकांक आया है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया गया है? मैंने ये लेटेस्ट वाला उठाया है, ये हर साल लगभग बदलता रहता है। इस साल किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है? कोयला को, विद्युत को, उर्वरक को या इस्पात को? तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे, आपकी लेटेस्ट जो है 2022-23 में विद्युत उत्पादन को सबसे ज़्यादा इस सूचकांक में महत्व दिया गया है, विद्युत उत्पादन। अगला देखिए, जिस नवीनतम श्रेणी आर्थिक गुट का निर्माण हुआ है वह कौन है? जो नवीनतम आर्थिक गुट है उसका नाम बताना है आपको। आपके सामने है ऑप्शन, आसियान और जो है लाफ्ता, एपेक और नाफ्ता। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? जो सबसे लेटेस्ट है यानी कि नवीन है, बहुत मतलब जो है जल्दी ही इसकी स्थापना हुई है, इन चारों में आपको उसका नाम बताना है। और आपको मैंने बताया भी था, आपको आप जानते हैं कि जो आपका इस आसियान है, इसकी स्थापना कब हुई है? एपेक तो मैंने आज ही बता दिया कि 89 में हुआ है। अब आपका नाफ्ता का भी मैंने आपको बताया कि 1994 में हुआ। लाफ्ता जो है ये आपको हो सकता ना पता हो, तो याद रखिएगा, आपका जो नाफ्ता है इसकी स्थापना 94 में हुआ, एपेक का 89 में हुआ था, आसियान का 67 में हुआ था और लाफ्ता का 60 में हुआ था। आसियान का 67 है, 1967, लाफ्ता का 1960 है, एपेक का मैंने आज ही बताया आपका 89 है और नाफ्ता का 1994 है। तो आपका कौन हो जाएगा जो सबसे लेटेस्ट होगा? 1994 वाला, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। एकदम आसान आसान प्रश्न आपके सामने हैं, कॉमन सेंस के हैं। कह रहा है, इनमें से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है? अगर आप टपकवा विधि का उपयोग कर रहे हैं, ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि बूंदों को डाल रहे हैं, तो क्या फ़ायदे होंगे? कह रहा है खरपतवार में कमी आएगी। दूसरा कह रहा मृदा लवणता में कमी आएगी। तीसरा कह रहा मृदा अपरदन में कमी आएगी। आपको बताना है कौन से फ़ायदे होंगे। ए में है कि पहले में है केवल पहला और दूसरा, दूसरे में केवल तीसरा, तीसरे में है पहला, तीसरा, चौथे में है कोई भी नहीं। फ़ायदे बताने हैं आपको, तो फ़ायदे में आप सभी को पता होगा, तीसरा तो 100% होगा। अब अगर तीसरा 100% होगा तो पहला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब या तो केवल 3 होगा या तो 1 3 होगा। तो आप देख रहे हैं खरपतवार में कमी आएगी, हो सकता है ये भी सही हो सकता है, और मृदा अपरदन में कमी आएगी, ये भी सही हो सकता है। तो अब आपको बताना है कि 1 सही होगा या 1 3 सही होगा। अगर आप कम सिंचाई कर रहे हैं
तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, तो यहाँ पे आपका 1 और 3 सही होना चाहिए। यहाँ पे आपका खरपतवार में कमी और जो है पानी का जो है खपत कम होगा, या इसको कह सकते हैं हम कि मृदा अपरदन में कमी आएगी। तीसरा तो 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका पहला तीसरा दोनों होना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से तो यहाँ सभी होना चाहिए था। पानी की लवणता भी कम होगा, क्योंकि जब ज़्यादा सिंचाई नहीं करेंगे तो जो नमक है वो ऊपर नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से तो सभी सत्य होना चाहिए, और इसलिए आपका मैं पहला और तीसरा सही कर रही हूँ। आगे देखते हैं। ये भी देखिए आपका पड़ा हुआ है और बहुत आसान है। आपको बताना है कि ये संगठन है और मुख्यालय है। एक तरफ है संगठन और दूसरी तरफ है मुख्यालय। आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित है। चलिए, आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है उत्तर। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा, आपके हिसाब से क्या है जो सत्य है। क्या एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय टोक्यो में है? क्या एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय सिंगापुर में है? क्या दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ का मुख्यालय बैंकॉक में है? कौन सा है जो सही सुमेलित है? और इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता होगा कि क्या है जो सही हो जाएगा। जो आपका सही है वो है केवल और केवल आपका दूसरा, केवल और केवल दूसरा सही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, इसलिए आपका जो तीसरा है ये सही नहीं होगा। और आपका पहला जो कह रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, ये आपका मनीला में है। एशियाई विकास का इसका मनीला में है, पढ़ाई हूँ आप लोगों को, नोट कराई हूँ। और इसका आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था कि जकार्ता में हो जाएगा। जकार्ता में हो जाएगा, याद रखिएगा, जकार्ता में हो जाएगा, इसलिए इसको याद रखना है आप लोगों को। दोनों चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखिए, कह रहा है ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। आपको बताना है ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। आपके लिए नया होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए न्यू होगा। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति, मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट पार्क ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, लुई पर्थ ने, या लुई जो है ड्यूमंड ने? बताएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे नए क्वेश्चन भी लेके आई हूँ और बहुत सारे आपके रिपीटेड प्रश्न भी हैं, तो आपके हिसाब से क्या सही है याद रखेंगे। रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा ही सीमांत आदमी या मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और पाकिस्तान। ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, कौन है जो क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका जो पाकिस्तान है ये इसका सदस्य नहीं है। क्षेत्रीय बृहद भागीदारी का सदस्य आपका जो पाकिस्तान है ये नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसके जो सदस्य देश हैं इसमें आपके चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है और दक्षिण कोरिया है, ये याद रखिएगा, इसमें पाकिस्तान नहीं है। अगला देखिए, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, इनमें से वो कौन सा है? पहला कह रहा है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, दूसरा वर्ग संघर्ष, तीसरा निजी संपत्ति की समाप्ति और चौथा है आर्थिक नीतिवाद। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? एकदम से आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ये कौन कहता है? गांधीवादी और मार्क्सवाद दोनों में समानता पाई जाती है। अगला देखिए, भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया का उपयोग क्यों प्रोत्साहित कर रहा है? ये तो सबको पड़ा हुआ रटा है। मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा में सूक्ष्मजीव और नाइट्रोजन के यौगिकीकरण बढ़ता है। कह रहा नीम लेपित यूरिया मृदा में यूरिया के घुलने के दर को धीमा कर देता है। और कह रहा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों में वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होता। चौथा कह रहा विशेष फसलों के लिए एक अपतृणनाशी और एक उर्वरक का संयोजन है।
आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना जवाब, और मेरे सभी बच्चों को इसका उत्तर पता है। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि ये नीम लेपित यूरिया मृदा में यूरिया के घुलने के दर को घटा देता है, इसका जो वाष्पीकरण होता है उसको भी घटा देता है, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग पौधे कर पाते हैं और पौधों को इससे फ़ायदा होता है। तो चलिए बच्चा लोग, आज का आखिरी क्वेश्चन था, ये आज का लास्ट प्रश्न था, और आज का उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करके अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। और मैं अब मिसलिनियस टॉपिक लेके उपस्थित होंगी, तो आप लोग पीछे से रिवीजन करते रहिएगा ताकि आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। अब हम लोग कई टॉपिक से प्रश्न सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।